जय हिंद दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो में केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखा था हमने। आज हम संसद को देखते हैं। संसद दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करना हो तो संसद करती है। आर्टिकल आपका आता है 368। ठीक है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? 6 महीने का होता है। संसद के सत्र चलते हैं, अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? 6 मंथ का होता है। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक, ठीक है, कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ओके। आर्टिकल आपका आता है 105, वेरी इंपॉर्टेंट। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां बताता है। ठीक है। सदन के संसद के भीतर स्वतंत्रता। संसद में बोले गए किसी शब्द या दिए गए वोट पर जो सांसद होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है। हम उनको बोलने की स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल 105 के द्वारा। ठीक है। अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है जी। संसद के भीतर स्वतंत्रता से बोल सकते हैं वो लोग। ठीक है। प्रकाशन पर संरक्षण। संसद की कार्रवाई की अधिकृत प्रकाशन सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई से सुरक्षित होता है। सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार हैं। ठीक है। वेतन और भत्ते दिए गए हैं। ठीक है। इसमें वेतन और भत्ते वगैरह सबका जिक्र है। आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल देखते हैं 253। अंतरराष्ट्रीय संधियों को, देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को अगर पूरे देश में लागू करना हो, ठीक है, किसी भाग में लागू करने के लिए, भारत के किसी भाग में लागू करने के लिए देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में अगर लागू करना हो तो राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, कानून बना सकती है। ठीक है। संसद राज्य सूची के विषयों पर किसी भी कानून बिना राज्य की सहमति के बना सकते। राज्य की सहमति की उनको आवश्यकता नहीं है। बिना राज्य की सहमति के संसद कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए भारत के किसी भाग में। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल आपका आता है 253। ठीक है। देखिए, धन विधेयक की बात की गई है। ठीक है। धन विधेयक आपका आता है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक की परिभाषा वहां दी गई है। ठीक है, कि धन विधेयक किसको बोलते हैं। ठीक है। देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक क्या हो गया? धन से रिलेटेड आय व्यय ये सब। ठीक है। कोई विधेयक, देखिए, जब धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पारित होने के बाद उसको राज्यसभा को भेजा जाता है। ठीक है। ठीक है जी, राज्यसभा को भेजा जाएगा। देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पारित होने के बाद उसे राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर उस पे या तो सिफारिश के लिए बोलेंगे कि या सुझाव या सिफारिश के साथ उसको भेजेंगे, लेकिन उसको रिटर्न करना होगा 14 दिन के अंदर। यदि 14 दिन के अंदर रिटर्न किया, लोकसभा का अपना निर्णय है कि उन्होंने जो सुझाव दिए उसको माने या ना माने। ठीक है। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो पारित माना जाता है। ठीक है। वेट नहीं करना होता है, धन विधेयक को पारित समझा जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विशेष ध्यान क्या रखना है आपको कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ठीक है, पेश किया जाता है। ठीक है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा। एंड में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जब धन विधेयक जाता है तो उसको बस अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है जी, अस्वीकार नहीं कर सकते, पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते, उनको साइन करने होंगे। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। राज्यसभा की भूमिका क्या है इसमें? 14 दिन के अंदर सिफारिशों के साथ वह भेजती है। मानना ना मानना लोकसभा के अपना निर्णय है। ठीक है। 14 दिन के अंदर भेजना होता है। ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट्स, मैंने अभी आपको बताए हैं, आप जूम करके इनको पढ़ सकते हैं। ओके जी। ठीक है।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 208 में सॉरी 108 आर्टिकल 108 में आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 108 में ध्यान रखिएगा, जब संसद के दोनों सदन जब संसद के दोनों सदन किसी साधारण विधेयक पर सहमत नहीं होते तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, जब संसद के दोनों सदन किसी साधारण विधेयक पर सहमत नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, संयुक्त बैठक देखिए कब बुलाई जाएगी, जब कोई विधेयक लोकसभा द्वारा तो पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। कोई, फिर से रिपीट करती हूँ मैं, लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है कोई विधेयक लेकिन राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो बुलाई जाएगी संयुक्त बैठक। 6 मंथ तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है राज्यसभा तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संशोधन का प्रस्ताव देती है राज्यसभा लेकिन लोकसभा स्वीकार नहीं करती तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। इन 3 कंडीशनों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, राज्यसभा अस्वीकार कर देती है कोई विधेयक तब बुलाई जाती है। 6 माह तक उसको कोई कार्रवाई नहीं करती राज्यसभा तब बुलाई जाती है। संशोधन का प्रस्ताव देती है लेकिन लोकसभा उसको स्वीकार नहीं करती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ओके जी, अब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। देखिए आज भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। फर्स्ट टाइम 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाई गई थी। ठीक है, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग रद्द विधेयक पर बुलाई गई थी। 2002 में आतंकवादी विरोधी कानून पोटा विधेयक पर बुलाई गई थी। ठीक है, देखिए जो पोटा है और ये टाडा हुआ करता था, 2 कानून इससे पहले टाडा था। हम जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसको अभी यहाँ पे नहीं बताते हैं। पोटा जो था ओवरव्यू में दे देती हूँ आपको। पोटा जो कानून था इनमें शक के आधार पर भी गिरफ्तारी हो जाती थी। ठीक है, अपने द्वारा दिए गए बयान को ही सच्चाई मानकर कार्रवाई हो जाती थी। शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जाने लगा था तो ये बहुत ज्यादा मतलब जैसे कोई सोशल वर्कर हो गए या मतलब बहुत ज्यादा लोगों को इससे परेशानी होने लगी, इसका गलत उपयोग होने लगा तो उसको 2004 में यूपी सरकार द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है जी, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना होता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना होता है। ठीक है, आर्टिकल आपका देखिए, अगर विनियोग विधेयक जो है पारित न होने की स्थिति में संघ सरकार आर्टिकल 116 का यूज करती है। आर्टिकल 116 में लेखा अनुदान द्वारा लोकसभा लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम निधि जो है निकाल के दे देती है। ठीक है जी, तो जब विनियोग विधेयक पारित ना हो तो संघ सरकार को धन की आवश्यकता है तो लोकसभा क्या करती है? लेखा अनुदान के माध्यम से धन निकाल लेती है। आर्टिकल आता है 116। आर्टिकल 116 में 3 तरह से धन निकालते हैं, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवानुदान। ठीक है, हम इसको भी पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम संसद पर देखिए अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, विशिष्ट अनुदान, ये 3 तरह के अनुदान हैं जो आपका आर्टिकल 116 में आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जैसे कि आपका 0 आवर्स हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर 0 आवर्स हो गया और संसद में जो टर्म यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 1-2 बार सुनेंगे तो चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी, जूम करके पढ़ेंगे तो चीजें आप पढ़ने में भी आएंगे। अगर नहीं दिखता होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।